बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। लो जी, वफाकी हुकूमत ने कौमी असम्बली में बजट पेश कर दिया है और वज़ीर ख़जाना साख डार साहब ने डाज कराने की कोशिश की है IMF को, बल्कि किसी हद तक डाज करवा भी दिया है कि झानी दे के नहीं बंदा निकल जाता। अगर सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करना हो तो धोखा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें कि IMF को धोखा में रख के ये बजट पेश किया गया है। इसका क्या पस मंज़र है और इस बजट के तनाज़र में, जैसे आइन के तनाज़र में मौलाना फजल रहमान साहब कहते होते हैं, इस बजट के तनाज़र में क्या ये सोचा जा सकता है कि इसी साल अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने वाले, इलेक्शन आगे नहीं जाने वाले, इस पर बात करेंगे। और फिर जो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी है उसका मुस्तकबिल क्या होगा और इमरान खान को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। लोग कहते हैं कि यार इमरान खान का बहुत जिक्र करते हैं आप, ये जिक्र करना क्यों ज़रूरी है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरे जहन में क्या है, मैं क्यों इमरान खान का जिक्र करता हूँ अपने तकरीबन हर विलाग में। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे मिस्टर जस्टिस सरदार तारक मसूद और मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के बेंच के उन रिमार्क्स पर जो उन्होंने जमात इस्लामी की दरख्वास्त की सुमात के दौरान दिए। और उससे तो बड़े सवालात उठ खड़े हुए हैं, पनामा लीक्स के हवाले से, नवाज शरीफ को सज़ा देने के हवाले से। ये जमात इस्लामी की दरख्वास्त है और ये भी देखने वाली बात है क्या जजेस भी उस केस के हवाले से या नवाज शरीफ और मरीम नवाज को सज़ा देने के हवाले से उसी तरह सोच रहे हैं। मैं जजों की बात कर रहा हूँ, हम ख्याल जजों की बात नहीं कर रहा। हम ख्याल जजों ने तो सज़ा दी थी। मैं इंडिपेंडेंट जजों की बात कर रहा हूँ कि वो भी इसी तरह सोच रहे हैं जैसे मैं और आप सोचते हैं उस केस के हवाले से। जो पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन अदालती फ़ैसले हैं उनमें से एक फ़ैसला नवाज शरीफ वाला फ़ैसला है। ये उन लोगों से, वो कानूनी माहिरीन जो दूसरी तरफ खड़े हुए थे, उनका भी यही कहना है। जब वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हैं ना सहाफ़ियों से, हमसे, तो वो यही कहते हैं कि हाँ यार उस केस में कुछ ज़्यादती है। बल्कि इवन ये कि साकिब निसार साहब अपनी निजी महफिलों में इसका एतराफ़ कर चुके हुए हैं। खोसा साहब एतराफ़ कर चुके हैं, आसफ सईद खोसा साहब, कि उस केस में कुछ ज़्यादती हो गई थी, कुछ ज़्यादा आगे चले गए थे। लेकिन बहरहाल उन्होंने सोचा हुआ था। अच्छा, ये जमात इस्लामी की दरख्वास्त है। जब पनामा लीक्स वाला स्कैंडल सामने आया था तो उसमें 436 पाकिस्तानियों के नाम थे। जमात इस्लामी वाले चले गए सुप्रीम कोर्ट और इनका जनाब ये जो इन्होंने ऑफशोर कंपनी वाले जितने भी लोग हैं 436, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी दौरान इमरान खान और कुछ और लोगों की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में चली जाती हैं, जिनमें सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की सज़ा की जाती है कि जनाब उनके बेटों की, बच्चों की ऑफशोर कंपनियां निकल आई हैं और ये ब्लैक मनी से बनाई गई कंपनी वगैरह वगैरह इस तरह का। तो ये 24 समातें जो हैं इनकी इकट्ठी हुई। नवाज शरीफ वाला अकेला केस जो था उसकी, और जमात इस्लामी की जो 436 लोगों के खिलाफ दरख्वास्त थी। फिर 24 समातों के बाद जमात इस्लामी वाला जो केस है वो अलग कर दिया जाता है, 436 लोगों के खिलाफ कार्रवाई वाला, और सिर्फ नवाज शरीफ वाला केस जो एक केस है वो चलाया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये एक दरख्वास्त दायर की है, मुतफर्रक दरख्वास्त उसको कहते हैं जमात इस्लामी ने, जिसमें ये कहा गया कि अब जनाब हमारी दरख्वास्त जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है 436 लोगों के खिलाफ, तो उसकी जल्द समाअत की जाए। तो मिस्टर जस्टिस तारक मसूद और मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल बेंच ने उस दरख्वास्त की समाअत की और नोटिस वगैरह कर दिए हैं। लेकिन वो लंबाई मामला चलना है, वो फौरी तौर पर तो नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि जनाब 436 लोगों को बुलाना पड़ेगा, नोटिस जारी करना पड़ेगा, इसको नैब को भेज दें, कुछ और कर लें, जो भी कोई और तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये तो सारे कारोबारी लोग हैं, ऑफशोर कंपनी बनाना तो जुर्म नहीं है, जुर्म ये है कि वो पैसा इलीगल तरीके से बाहर ना गया हो। तो ये तो आप सारे कारोबारी लोगों को भगाना चाहते हैं इस मुल्क से, इस तरह के नमाज दिए। उन्होंने फिर कहा जब 7 साल बाद आपको याद आ गया, उस वक्त आपने ये क्यों कहा था हमारा केस अलग कर दिया जाए। और मिस्टर जस्टिस काजी अमीनुद्दीन खान ने जो कहा ना कि यहाँ बैठकर बहुत कुछ कहने को दिल चाहता है लेकिन कह नहीं सकते। जैसे सरदार तारक मसूद साहब ने तो मज़ीद खुलकर बात की। उन्होंने कहा जनाब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन जो पनामा का मामला है वो कुछ और ही था। एक ही ख़ानदान पर केस चलाया गया, यानी शरीफ फैमिली पर, नवाज शरीफ और उसके बच्चों पर केस चलाया गया। तो उन्होंने फिर एक और जो बात की कि ये भी देखने वाली बात है, जो ये बार बार सवालात उठते हैं
कि 184 सब आर्टिकल 3 के तहत ओरिजिनल जुरिडिक्शन में जो डायरेक्ट समाअत शुरू कर देती है सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस काजी फायजी शाह साहब मुतअद्दिद बार इस हवाले से सवालात उठा चुके हैं। यही बात उन्होंने की है जजों ने। उन्होंने कहा जनाब ये भी देखना होगा कि क्या आइन के आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत ये केस सुना भी जा सकता है, सुना जा सकता है तो कैसे सुना जाए। और फिर वो कहते हैं ना, आइन के आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के बारे में अब तो मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। एक राय तो ये है कि जनाब आए तो सुनो और रगड़ दो जिन्हों रगड़ना, और दूसरी राय ये है कि सो मोटो वगैरह और ये वो इसकी कुछ हदूद व क़यूद होनी चाहिए। कि अगर मुतबादल दादरसी के ज़राए मौजूद हैं तो फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों सुने, हाई कोर्ट्स में जाए या मुतलका कोर्ट्स में ये मामला जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट तक आए। तो ये वो कहता हूँ हमने इस हवाले से भी इस चीज़ को देखना है। अब जो सवालात उन्होंने उठाए हैं एक ख़ानदान वाले, ये सवाल आपके जहन में भी आता है, मेरे जहन में भी आता है। फिर जिस तरह निगरान जज मुकर्रर किया गया और निगरान जज ने जिस तरह, वो मैंने पहले भी शायद बताया था कि वकास कदीर डार साहब जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे, उनकी एक शादी की तकरीब बाकायदा डांट डपट की थी कि हदैबिया पेपर मिल वाले केस की आपने सही पैरवी नहीं की, जैसे कोई ज़ाती केस हो जज साहब का। तो इस तरह के वो सवालात उन्होंने उठाए हैं, और सवालात वही हैं जो आपके जहन में भी है, मेरे जहन में भी हैं, और सीधे सीधे ये उन जजेस पर सवालात हैं, उन 5 जजों पर जिन्होंने इस मुकदमे का फैसला सुनाया था और निगरान जज मुकर्रर किया था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये डिक्लेयर कर दिया कि आइन के आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत ये दरख्वास्त जमात इस्लामी वाली काबिल समाअत ही नहीं है, तो फिर तो उस केस पर भी, उस केस के फैसले पर भी सवालात उठेंगे जिसमें नवाज शरीफ को सजा दी गई थी। अच्छा, अब बात है जनाब पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी। कल वीलाग करना चाहिए था, कल मैं वीलाग नहीं कर सका, तो उस पर जनाब अनाउंस कर दिया गया है। जमात वाज चौधरी साहब भी थे वहाँ और मूछ पा के बैठे रहे। वो जो साफ़ी वहाँ मौजूद थे वो ये कहते हैं कि जनाब पहले तो बड़े वो आए थे तेज़, और जो कुर्सी जो खाली पड़ी हुई थी स्टेज पे उनके लिए मखसूस ज़ाहिर की गई थी। वो कहते उस पर नाम किसी और का लिखा हुआ था। इन्होंने देखा और फिर ये पीछे होकर बैठ गए, फिर कोई बंदा लेके गया, फिर वो वहाँ नहीं बैठे जाके। तो और पूरी वो कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो मूछ पा के बैठे रहे, और फिर अली जैदी साहब भी मौजूद थे, और फिर तब्दीली आई वाले इमरान इस्माइल साहब भी मौजूद थे। वो लोग जो मुखालफिन की गिरफ्तारियों पर ये कहा करते थे, कह के लगाते थे कि कोई पूछे तो कहना खान आया था, वो भी खान को छोड़ के वहाँ पे बैठे हुए थे। अब पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी का ऐलान तो कर दिया गया है, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया, कोई जलसा जुलूस नहीं किया गया। होना तो यही चाहिए ना, जैसे रवायत है कि सियासी जमातों का ऐलान जो है वो जलसा आम में किया जाता है, लेकिन ज़ाहिर है ये 100 लीडरान तकरीबन हैं इस जमात में जो आए हैं पीटीआई छोड़ के इधर उधर से, लेकिन इनके पास उस तादाद में शायद कारकुन नहीं है कि एक जलसा आम करके ऐलान किया जा सके। और पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के अहदेदारों का ऐलान जो है वो भी नहीं किया गया। उसकी एक वजह तो ये है कि कुछ लोगों ने अभी शामिल होना है। मेरी इतला के मुताबिक खबर ये है कि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो 1-2 दिन में पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी में शामिल हो जाएंगे। परवेज़ खटक साहब के लिए जनरल सेक्रेटरी का ओहदा जो है ना वो खाली छोड़ा गया है, मखसूस कर दिया गया है उनके लिए। वो आएंगे तो फिर वो ये ओहदा संभालेंगे। अब इस पार्टी का जो मुस्तकबिल है ना, जो मुझे लग रहा है, मैंने पहले भी कहा है कि जो कोई हलचल पैदा नहीं कर सकती। इलेक्शन के हवाले से बात करूँ, वैसे तो इलेक्शन के करीब जाके जो एक फ़िज़ा बनती है वो पलट देती है, उल्ट पलट देती है सारा कुछ। उसकी एक वजह तो ये है, ये वही लोग हैं जो पीटीआई में शामिल करवाए थे इलेक्टेबल्स जहांगीर तरीन साहब ने, और फिर जहांगीर तरीन साहब के कहने पे ही ये लोग इमरान खान को छोड़ गए थे। हमजा शहबाज की हमायत में इन्होंने वोट दिए थे, और फिर ये इलेक्टेबल जो हैं अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने बलबूते पे जीत सके। इनको सहारा चाहिए होता है थोड़ा बहुत किसी न किसी जमात का, फिर जाके ये जीतते हैं। ये तकरीबन सारे लोग ना ज़िमनी इलेक्शन हार गए थे, जो हमजा शहबाज को वोट देने की वजह से
वज़ीर आला का, इनकी सीटें खाली हुई थी, नशिस्तें खाली हुई थी, वहाँ जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, नून लीग की हमायत भी थी, टिकट भी थे, फिर भी ये लोग हार गए थे। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी में शामिल होने के बावजूद इन्हें अपने बलबूते पर जीतना होगा। इन्हें पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के वो वोट ही नहीं है, वोट बैंक तो है ही नहीं उसका। इन लोगों के वोट बैंक की वजह से एक जमात बनी है, ये कोई नज़रियाती जमात भी नहीं है। पीटीआई की मुखालफत में एक जमात बनी है, किसने बनवाई है या बनी है, जैसे भी हुआ है, इमरान खान की मुखालफत में ही सारा कुछ हुआ है ना, उसी से बंदे टूट के आए हैं पीटीआई से। तो ये लोग उस तरह जमात की ताकत से नहीं जीत सकते, अपने बलबूते पे जीतना है इन्होंने। और इस्तेहकाम पार्टी के जो बड़े हैं ना, उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये उस तरह की पार्टी नहीं है कि उसमें कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिसकी तरफ लोग खिंचे चले आए। बहरहाल एक जमात बन गई है और नून लीग वाले बड़े खुश हैं कि जनाब इस जमात से जो है वो नून लीग को फ़ायदा होगा। और शायद उसकी वजह यह है कि अलीम खान और जहांगीर तरीन दोनों के, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, बल्कि शरीफ फैमिली के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। हमजा शहबाज वाले मामले में दोनों ने जो किरदार अदा किया, और नवाज शरीफ से मुलाकातें भी की इन लोगों ने। और अब भी ये इतला है कि आइंदा चंद रोज़ में जो इस्तेहकाम पार्टी के सरपरस्त आला हैं जहांगीर तरीन साहब, वो लंदन जाने वाले हैं और वहाँ नवाज शरीफ से मुलाकात भी मतलब के। बहरहाल ये पीपल्स पार्टी की निस्बत नून लीग वालों के ज़्यादा करीब है। इनकी जो क़यादत है, जो नीचे लोग आए हैं वो तो ज़ाहिर है वो 2 दिन पहले गालियाँ दे रहे थे और फिर सियासत भी उन्होंने छोड़ दी थी, नून लीग को गालियाँ दे रहे थे। और जब उन्होंने कहा था जनाब सियासत छोड़ रहे हैं, सियासत छोड़ रहे हैं, सियासत में ब्रेक ले रहे हैं, अब सारी वो ब्रेकें श्रेकें छोड़ के फिर दोबारा सियासत में आ गए हैं। किसी ने हांका लगाया है ना, फिर ही आए हैं ना। अब लोग कहते हैं जनाब इमरान खान का जिक्र बहुत करते हैं आप हर विलाग में, आपका विलाग मुकम्मल ही नहीं होता इमरान खान के बगैर। बिल्कुल मैं करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ कि जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है और जो मैं समझता हूँ, इमरान खान वाक़यातन एक फितने का नाम है। उसे अपने मफाद के सिवा कोई चीज़ अजीज़ नहीं है। जो वो कहते हैं ना कि यजीद का जिक्र इसलिए किया जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हक्कानियत जो है वो वाज़ेह हो जाए। इसी तरह ये इमरान खान का जिक्र पाकिस्तान की सियासत में करना बड़ा ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले। अब परसों ये गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वहाँ साफ़ियों ने पूछ लिया कि जनाब आप बाहर जा रहे हैं, कुछ जाने का प्रोग्राम है। उसने कहा जनाब मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं, 400 रुपये का तो पाउंड हो गया है, और उन्होंने तो माल बनाया हुआ है, उनकी तो वहाँ जायदादें हैं। तो भाई मेरे आप सारी उम्र ये कहते रहे कि जनाब मैंने सारा कुछ बाहर से मंगवाया, आप जाएँ वहाँ जाके लेक्चर दें, लेक्चरों के पैसे लें। आप दानश्वर हैं ना, दुनिया के सबसे बड़े दानश्वरों से एक है, बल्कि सबसे बड़े दानश्वर हैं आप अपनी नज़र में। तो वहाँ जाएँ, लेक्चर दें, और एक लेक्चर के लाखों पाउंड या डॉलर जो हैं वो कमाएं, जो हज़ारों में चलो कमा लें, आपका गुजारा हो जाएगा, चल पड़ेगा काम आपका। कमेंट्री करें, साबिक़ वज़ीर आज़म मैं जब कमेंट्री कर रहा हूँ तो ज़ाहिर है उसके तो पैसे बहुत ज़्यादा होंगे, वहाँ जाके करें। वो कुदरतुल्लाह शहाब साहब लिखते हैं अपने शहाबनामे में, उस तरह की ज़िंदगी गुजार लें जैसे सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने गुजारी थी। वो भी जलावतन होकर चले गए थे ना लंदन में, तो कुदरतुल्लाह शहाब साहब कहते हैं कि मेरी उनकी मिसेस से मुलाकात हुई, वो ग्रोसरी करके आ रही थी, तो फिर ना बड़ी कसम पुरसी में वो कह रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। आपको तो फिक्र ही नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है, जो इंटरव्यू दिया है इन्होंने गैर मुल्की नशरियाती इदारे को, एक तो ये बाज नहीं आ रहे इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने से। वो कह रहे हैं कि जनाब अमेरिका और बरतानिया शायद मेरी हमायत इसलिए नहीं कर रहे और पाकिस्तान की फ़ौज की मदद इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान यूक्रेन का साथ दे रहा है जंग में। यानी रशिया के साथ जो मामला पाकिस्तान के ठीक हो रहे हैं, एक नया ब्लॉक बन रहा है, उसमें दरार शकूक व शुबहात पैदा करने की ये शख्स कोशिश कर रहा है। और फिर जो सवाल जब इनसे पूछा गया कि क्या आप अपने बेटों को पाकिस्तान बुलाएंगे, सलमान और कासिम को, तो उनका नहीं, ये तो बड़ा ख़तरनाक है उनके लिए, ये जगह जो है ये ख़तरनाक है। और दूसरी तरफ लोगों को क्या कहते हैं कि मैं यकीन दिलाता हूँ ग़ुलामी से बेहतर मौत है। आपने सुने हुए इनके खिताबात, ग़ुलाम की कोई ज़िंदगी है, इससे तो बेहतर आप मर जाएं, ये कहा हुआ का। और बेचारे मरने गए थे वो सारे लोग जो हैं अब जेलें भुगत रहे हैं। बस इसलिए मैं जिक्र करता हूँ इनका।
ان کے वैसे नकाब नकूब तो सारे उतर गए हैं, जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी उतरते जा रहे हैं। वैसे इनके वो जो अंधे मुकल्लिदीन हैं जिन्हें कुछ और सजा ही नहीं देता वही हैं। बाकी तो सारे लोग जो है इनको समझ आ गई है खान साहब की कि खान साहब क्या चीज़ें हैं, और उनको भी अंदाज़ा हो गया कि लोगों को मेरी वो असल हरकतों का पता चल गया, मेरी करतूतों का लोगों को पता चल गया। अच्छा ये टाइम बड़ा हो गया, अब आते हैं ये इसहाक डार साहब वाली जो मैंने बात की बजट वाली बात कि इन्होंने कैसे डाज करवाने की कोशिश की है IMF को। ये जो वजारत खजाना के अफसरान हैं ना, वो ये बताते हैं कि जनाब इसहाक डार साहब किसी मरहले पर भी लमलेट होने के लिए तैयार नहीं हुए IMF के सामने। हुकूमत को भी ये कहते रहे कि जनाब हम कोई उनके मतहत नहीं हैं, हम रुकन हैं IMF के, तो जनाब हमारा हक है, हम अपना हक मांग रहे हैं, इतना लमलेट होने की जरूरत नहीं। अच्छा एक तरफ ये कह रहे थे IMF वालों को जनाब आपकी शराइत हम पूरी कर रहे हैं, ओके हो गया, ठीक हो गया, लेकिन जब वो मांगते थे जनाब अदाद शुमार जो बजट की तफसीलात है वो तो हमें फराहम कर दें, ये फराहम ही नहीं कर रहे थे। फिर वज़ीर आज़म ने इन्हें कहा कि जनाब आप IMF को तफसीलात तो फराहम करें ना, बाद में देखते हैं, अगर ये प्रोग्राम नहीं भी आगे जाकर ज़रूरत पड़नी है, दिसंबर में नया प्रोग्राम हमने शुरू करना है उनके साथ, तो आप इनको वो तो दें ना, डॉक्यूमेंट वगैरह तो दें। इन्होंने वो भेज दिए उनको। तो आज शाह ज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में इन्होंने ये कहा कि वो जो अदाद शुमार भेजे थे ना, जो बजट है उससे बेहतर अदाद शुमार है, यानी उनको जो अदाद शुमार भेजे थे वो तो उनकी शराइत के ऐन मुताबिक होंगे, यहाँ ये रिलीफ देने बैठ गए। अब जो रिलीफ वाली बात है ना, जिन लोगों से मेरी बात हुई है जो मईशत को समझते हैं, बजट वगैरह की सूरत हाल को जानते हैं, ये देखें 144 खरब 60 अरब रुपए का जो है ये बजट पेश किया गया है। ये पाकिस्तान की तारीख का हजम के हिसाब से सबसे बड़ा बजट है और खसारे के हिसाब से भी सबसे बड़ा बजट है। 144 खरब 60 अरब रुपए का ये बजट है और खसारा जो है 5000 अरब रुपए का खसारा है, यानी 50 खरब रुपए खसारा है, खसारे का बजट है ये। 9200 अरब जो है रुपए वो ये टैक्स हदम मुकर्रर किया गया है। और ये कहते हैं जनाब, वो ये कहते हैं जो माहरीन है वो कहते हैं कि ये हदफ भी पूरा होना मुश्किल है। और फिर जो तफसीलात ज़र की मद में इन्होंने 30 अरब रुपए का तखमीना लगाया है। ये 30 अरब वाला जो तखमीना है ना, ये अगर तो डॉलर की कीमत यही रहती है या कम होती है, फिर तो वैसे इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया, मैं आपको बताऊं कि 290 रुपए का इन्होंने हिसाब लगाया है कि 290 रुपए के राउंड अबाउट जो है ये डॉलर रहना अगले साल। ये कम करने की कोशिश तो करेंगे, अगर तो डॉलर की कीमत यही कहीं रहती है फिर तो ये 30 अरब डॉलर वाला जो तफसीलात ज़र वाला है ये पूरा हो सकता है। अगर डॉलर की कीमत मज़ीद बढ़ गई, रुपया मज़ीद गिर गया, तो ये 30 अरब डॉलर इकट्ठे नहीं होने, क्योंकि जो बाहर लोग बैठे हैं ना, उन्होंने यहाँ अपनी फैमिलियों की मदद के लिए जो पैसे भेजते हैं ना, वो पाकिस्तानी रुपयों में हिसाब लगा के वो यहाँ पे भेजते हैं। और इसके लिए तरगीबात की भी ज़रूरत है, वो तरगीबात तो दे रहे हैं, शायद डायमंड कार्ड और इस तरह की चीज़ें, और कुछ टैक्स की छूट वगैरह भी दे रहे हैं उनको जो बाहर से पैसा वैसे लेके आएंगे। फिर इसमें से 73 खरब और 3 अरब रुपए कर्ज़ों और सूद वगैरह के मद में चला जाना है। इस वक्त पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल जो है ना वो बड़ी नाजुक है। IMF से भी पैसे पूसे नहीं मिले, इसके बावजूद इन्होंने पूरी कोशिश की है, भरपूर कोशिश की गई है रिलीफ देने की। अच्छा मैंने एक साहब से बात की तो उन्होंने ये कहा कि जनाब मैंने 25 बजट जो हैं वो भुगताए हैं, जब मैंने उनकी रिपोर्टिंग की है तो उन्होंने कहा जनाब आप बाकी सारे दादा शुमार छोड़ दें। वो कहते हैं मैं एक पैमाना आपको बता रहा हूँ रिलीफ का कि ये बजट अवाम दोस्त है या अवाम दोस्त नहीं है। वो टैक्सों टुक्स ये वो कहते हैं उन चक्रों को छोड़ दें। आप सिर्फ ये देखें कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं या तनख्वाह पेशा जो लोग हैं उनको क्या दिया गया है। वो कहते हैं कि अगर उनको तवक्को से ज़्यादा मिला है तो इसका मतलब यह है कि ये अवाम दोस्त बजट बनाने की कोशिश की गई है। हुकूमत ने पूरी कोशिश की है कि ये अवाम दोस्त बजट हो। 15-20% तनख्वाहों में इजाफे की बातें चल रही थी इस सूरत हाल में, तो उन्होंने 30 से 35% तनख्वाहें बढ़ा दी। 1 से 16 ग्रेड तक के मुलाजमीन की जो है वो 35% तनख्वाह बढ़ा दी है, और जो उससे ऊपर हैं
ان کی 30% تنخواہ بڑھا دی ہے، کم از کم اجرت جو ہے وہ 25,000 سے بڑھا کے 32,000 کر دی ہے۔ اس میں لوگوں کو کچھ خدشات ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے یونٹ ہوتے ہیں اور بہت کم پرافٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں اتنی تنخواہ دینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے مزدور کے لیے۔ اور پھر EOBI والا جو ہے وہ 8500 روپے ماہانہ ملتا تھا، وہ 10,000 کر دیا۔ اس طرح انہوں نے ریلیف دینے کی کوشش کی ہے، اور پینشن میں 17.5% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب 25 بجٹ بکتاتے جو میں نے پیمانہ اپنے ذہن میں سیٹ کیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اندازہ لگاتا ہوں سب سے پہلے تنخواہوں سے پتہ چل جاتا ہے مجھے کہ حکومت، پھر اس کے تناظر میں سارا پھر آگے اس کا جو تجزیہ کرتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ حکومت ریلیف دینا چاہتی ہے یا ہاتھ کھینچا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بجٹ سے یہ لگتا ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ ہوگا۔ اگر یہ عوام دوست بجٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کی تیاریاں ہیں۔ ہر حکومت آخری بجٹ میں اپنا بیسٹ پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ عوام کے دل میں ان کے لیے ہمدردی پیدا ہو، محبت بڑھے۔ تو یہی یہاں لگ رہا ہے الیکشن کے لیے انہوں نے 48 ارب روپے جو ہیں وہ مختص کر دیے۔ وہ پچھلی دفعہ کہہ رہے تھے پیسے نہیں ہے، اس دفعہ پیسوں پوسوں کا بہانہ ختم، 48 ارب روپے جو ہیں وہ مختص کر دیے ہیں۔ اور جو میری اطلاع ہے، میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، بہت ساری باتیں افواہیں مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں کہ جناب یہ 2024 میں چلا جائے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں 2024 میں بھی نہیں ہونا۔ میری اطلاع جو ہے وہ یہی ہے کہ اکتوبر نومبر کے چانسز زیادہ ہیں، اکتوبر نومبر۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے جناب تنخواہوں کو پیمانہ بنایا ہوا ہے ریلیف دینے کا، کہ حکومت ریلیف دینا چاہتی ہے نہیں دینا چاہتی، تو ایک پیمانہ جو ہے نا وہ نواز شریف کی واپسی بھی ہے۔ میں نے عرض کیا ہوا ہے کہ 2 مہینے پہلے انہوں نے آنا ہے، جب بھی وہ آئیں 2 مہینے بعد سمجھ لیں آپ الیکشن ہو جانے ہیں، چلو 2 نہیں تو 1.5 مہینے بعد ہو جائیں گے۔ آپ بھی ان کی واپسی پہ نظر کی۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔